बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी दिनों के बाद सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। अच्छा, ये थोड़ा डिले हो गया था इस चैप्टर को कवर आउट करने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं आज ही जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा, लेक्चर को नहीं। तो चलें पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है कि व्हाट इज वर्क। अच्छा, ये न्यू चैप्टर है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन, फोर्स एंड मोशन के साथ रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी थी। तो आज हम फर्स्ट इस न्यू चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, और फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है वर्क, कि हम वर्क किसे कहते हैं। अच्छा, मैं नोट्स की स्क्रीन तो आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने जो बात जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो हम प्रैक्टिकली वर्क का कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो वर्क का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि सर हमारे लिए खाना खाना भी एक काम है, हमारे लिए जो है वो पानी पीना भी एक काम है, हमारे लिए जो स्टडी करना है वो भी एक काम है। लेकिन फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन, वर्क का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। फिजिक्स में हम वर्क किसे कहते हैं, हम वर्क कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर, हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, जैसे यहाँ पर ये गिवन है एग्जांपल कि हमारे पास ये एक बॉडी है। मैं यहाँ पर इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें, हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, कोई भी एक ब्लॉक है। हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक को फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में किया। इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइड, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया। अच्छा, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करती है, और जब इसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसने कुछ फासला कवर किया फोर्स के डायरेक्शन में। जब किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करें और वो फासला कवर करे किसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी फोर्स के डायरेक्शन में, जब वो फासला कवर करे फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इस बॉडी पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो वर्क के लिए दो चीजें लाजमी है। कौन सी दो चीजें लाजमी है, एक हमारे पास है फोर्स, और दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। whenever force is applied on a body and it covers some displacement in the direction of force, फोर्स के डायरेक्शन में होना लाजमी है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा वर्क की। समटाइम्स क्या होता है कि फोर्स इस तरीके के साथ लगता है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो है बाहर देखने से हमें उसके डायरेक्शन में नहीं लगता। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हमने जो फोर्स लगाया वो ऊपर की तरफ लगाया ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर कर रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है कि हम ऊपर की तरफ खींचे और वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे तरफ करे। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, पता है क्या है, हमारे पास जो खिलौने मिलते हैं ना, उस खिलौने में हम क्या करते हैं, किसी भी छोटे बच्चे को एक रस्सी बांध के देते हैं, तो वो रस्सी को ऐसे नहीं खींचता, बल्कि रस्सी को ऐसे खींचता है। लेकिन वो जो खिलौना है वो सीधा चलता है, यानी वो फोर्स अपने हाथ की तरफ लगा रहा है, उसका हाथ ऊपर की तरफ के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सीधे की तरफ जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो फोर्स है ना, इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसे हम एफ साइन थीटा कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एफ कॉस थीटा। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा कि एफ साइन थीटा। करेक्ट वन, एफ कॉस थीटा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर नो डाउट यहाँ पर भी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फोर्स का एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम क्या कह रहे हैं, एफ कॉस थीटा कह रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क का फार्मूला क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि भाई वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल पर भी डिपेंडेंट है। और ये एफ कॉस थीटा क्या है, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है किसका, फोर्स का, लेकिन किसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वर्क की डेफिनेशन के साथ रिलेटेड। चलें आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके आगे मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या है। हाँ, बड़ा बेहतर एमसीक्यूज मुझे मिल गया था, तो वो एमसीक्यूज मैंने इस नोट्स में ऐड कर दिया। कह रहा था कि वर्क डन इन द फॉलोइंग फिगर इज इक्वल टू, ये गिवन फिगर है। इस फिगर में क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस डायरेक्शन में, जैसे हमने प्रीवियस फिगर को देखा।
हमने कहा था कि वो जो एंगल बन रही थी, अगर आप उस फिगर को देखेंगे तो वो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रही थी। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नहीं है, बल्कि ये रेफरेंस एंगल कौन सी ले रहा है, ये रेफरेंस एंगल ये वाली ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोर्स को तोड़ेंगे, लेकिन अब हम नीचे की तरफ नहीं तोड़ेंगे, हम तो इस एंगल को क्लोज करेंगे, एंगल को बंद करेंगे। तो एंगल को बंद करने के लिए हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा और इसका एक कंपोनेंट ये होगा। ये जो ऊपर वाला होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एफ साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो एफ साइन थीटा। और ये जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एफ कॉस थीटा। तो अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सी चीज है, एफ साइन थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एफ डी साइन थीटा। यानी कि ये लाजमी नहीं होता कि जो गिवन एंगल हो वो कॉस थीटा यूज हो, वो साइन थीटा भी यूज हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है एंगल पर, कि आप उस एंगल को कहां से कंसीडर कर लें। हमने एंगल को ये कंसीडर किया था, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंडीशन आपने याद करनी है। ठीक है, तो मेरे पास ये एमसीक्यूज था, तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। लेकिन ज्यादातर हम जो एंगल पढ़ेंगे वो कॉस ही पढ़ते हैं। चलें, अब हम बात करते हैं कुछ मुख्तलिफ केसेस की ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कि भाई एंगल के बुनियाद पर हम जो है इससे वर्क के मुख्तलिफ केसेस को कैसे डिस्कस करेंगे। तो चलें, हम एंगल को चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले हमें कहा गया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लगे, भाई जब दो वेक्टर पॉइंट सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो थीटा किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के। पैरेलल पढ़ चुके हैं आप वेक्टर्स में। और जो कॉस ऑफ 0 है वो किसके बराबर होती है, कॉस ऑफ 0 बराबर होती है 1 के। तो वर्क का फार्मूला क्या बनेगा, वर्क का फार्मूला बनेगा एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पर कॉस 0 रखेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी वर्क का फार्मूला क्या बना, वर्क का फार्मूला बना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसे कहते हैं मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 0 वर्क वुड बी मैक्सिमम। अच्छा, अगर cos 60 की एंगल होती तो cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के। तो वर्क का फार्मूला क्या बन जाता, वर्क का फार्मूला बन जाता एफ टी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हम किसके साथ, 1/2 के साथ। तो रिजल्टेंट क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता एफ डी डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो एफ डी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम वर्क, क्योंकि मैंने आपको एफ डी पहले बताया ना कि वो मैक्सिमम वर्क है, उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। यानी कि 60 की एंगल पर जो वर्क होता है वो मैक्सिमम वर्क का आधा हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई मैक्सिमम हुआ है 10 जूल वर्क, तो 60 की एंगल पर कितना होगा, इसका आधा कर दें, इसको सॉल्व ही ना करें तो वो 5 जूल बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसका तीसरा केस क्या है, cos 90। और cos 90 का मतलब है परपेंडिकुलर, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर 0 वर्क कंसीडर करेंगे। देखें, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक बंदा है, उस बंदे ने क्या किया, कोई एक बकेट है पानी से भरी हुई, उस बकेट को ऊपर की तरफ उठाया। ठीक है, अब जैसे वो ऊपर की तरफ उठा रहा है ना, तो वो वर्क कर रहा है, सही है। अब वो जो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ, और वो आगे की तरफ चलता जा रहा है, यानी बकेट भी आगे की तरफ चलती जा रही है। तो बकेट आगे की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ, तो कितनी एंगल बनेगी, 90। तो याद रखिएगा यहाँ पर वो बंदा कोई वर्क नहीं कर रहेगा। ठीक है, तो cos 90 किसके बराबर है, cos 90 0 के बराबर है, तो 0 वर्क। अच्छा, लास्ट देख लें, cos 180 विच इज -1, इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होते हैं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, मैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं, हमेशा अपोजिशन करता है, और अपोजिशन में जो फोर्स अप्लाई है उसको हम नेगेटिव वर्क में कंसीडर कर लेते हैं। तो नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट ये है cos 180 के केस में। ठीक है, अब ये नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क अगर बच्चों को ऐसे समझ नहीं आए, तो मैं बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। और ये अगर आप जहन में रख लें तो इंशाल्लाह आगे चल के हम इस पर एमसीक्यूज भी कर लेंगे, देखिएगा अब क्या होगा। तेरे बच्चे में आगे चल के एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि जो गिवन वर्क होता है ना, वो बराबर हो जाता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर होता है। फिर अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो जो वर्क होगा उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, वर्क इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव। अगर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो आप वर्क को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अगर किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन याद कीजिएगा, वर्क को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आगे चल के मैं इस पर एमसीक्यूज करवाऊंगा। अब थोड़ा सा इसकी एंगल को कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं कि इसके एंगल की हमारे पास निस्बत क्या बनती है। ठीक है, तो चले मैं यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ ताकि आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, ये 90 की एंगल होती है। चले मुझे जल्दी से बता दें
जब एंगल स्टार्ट हो तो कितने की बनती है, 0 डिग्री की। फिर ये 90 की हो गई, 90 के बाद जब ये खत्म होती है तो कितनी की होती है, 180 की होती है, करेक्ट वन। चलें, तो अब जब 0 से आप ये 90 तक ना जाए, 90 तक जाएंगे तो वर्क 0 हो जाएगा, मैंने पहले बताया था। आपने जाना है 89.9 तक। कहाँ तक जाना है, 89.999 तक जाना है। तो जो गिवन एंगल होगी ना, जो गिवन एंगल होगी 0 से लेकर 89.99 तक, आप कोई भी एंगल ले लें, तो वर्क इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अभी एमसीक्यूज है, मैंने यहाँ पर देखिए क्लियरली लिख लिया है, ये एंगल की बड़ी एंगल का रिलेशन आता है यहाँ से, देखिएगा आप। जो थीटा होना चाहिए ना, वो थीटा क्या होना चाहिए, वो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 इज लेस देन कहा है, तो थीटा यानी ज्यादा होगा। तो थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज आर लेस देन 90 डिग्रीज। तो वो 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क था हमारे पास, वही कॉन्सेप्ट। अब नेगेटिव वर्क क्या होगा, जब वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, यानी फिर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90, लेकिन 180 तक होना चाहिए या 180 से कम होना चाहिए। तो देखें 90 इज लेस देन थीटा, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90। जाहिर सी बात है, अगर 90 कम है थीटा से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा ज्यादा है 90 से, थीटा इज ग्रेटर देन 90। एक ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्या है कि थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 180, वो 180 से कम हो, यानी ये वाला पोर्शन। तो इन केसेस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क। ये एंगल का कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में याद कीजिएगा काइंडली, आपने रिमेंबर करना है, ये एमसीक्यूज की कॉन्सेप्ट है एंगल की बुनियाद पर। चलें आगे की तरफ चलते हैं। और हमारे पास जो है वो हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल जी और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, इनकी तरफ चलते हैं हम। तो हमारे पास जो टॉपिक है अभी वो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस कितने हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, तो हमारे पास 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, सबसे पहले हमारे पास है ग्रेविटी। यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, लेट मी क्लियर दिस वन। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वो हमारे पास क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स को आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी पर वर्क करें, जैसे मेरे पास किसी ग्राउंड लेवल से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया, उठा के अगर मैं किसी इसको सर्टेन हाइट पर लेके गया, तो वो कुछ ना कुछ आपके अपने पास अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करेगा, जाहिर सी बात है। तो जो फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले गया और सर्टेन पोजीशन पर उसने एनर्जी जो है वो स्टोर कर ली, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। मतलब मैं बॉल को ऐसे भी ले गया, मैं बॉल को ऐसे भी ले गया, और मैं बॉल को जो है वो ऐसे भी ले गया, तो मैं कोई भी पाथ कंसीडर कर लूं, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस का हमेशा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हमारा जो मेजर डिस्कशन है वो ग्रेविटी के ऊपर है। वैसे बहुत सारे और भी फोर्सेस हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज को मूव करवाने के लिए, वो भी कंजर्वेटिव है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है इलास्टिक फोर्स, जो स्प्रिंग को खींचने में काम आता है, स्ट्रेच करने में काम आता है, वो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। ये 3 कंजर्वेटिव फोर्स आपने याद रखने हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज अपने पास जो है वो अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर लेंगे, जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरफ चलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस में ग्रेविटी जो है वो मेजर काम है इस वाले लेक्चर में, तो हम उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। चलिए, तो अब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है ना वो ग्राउंड पर खड़े हैं, ठीक है। तो ग्राउंड को हम किसी हाइट के रेफरेंस लेवल से ले लेते हैं, सही है। यहाँ पर मैं इस हाइट को एज एच आई कंसिडर कर रहा हूँ, या H1 H2 कंसिडर कर लें, जो आपको इजी लगे। तो मैंने यहाँ पर इसको H2 कंसिडर कर लिया है। अब मेरे पास कोई भी एक बॉल है, उस बॉल को मैं इस हाइट तक लेके गया, तो मैं चाहूँ तो ये सीधा भी लेके जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे टेढ़ा भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे टेढ़ा भी ले सकता हूँ। तो मैं किसी भी पाथ में जा सकता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ के क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ये H2 से निकला, ये कहाँ तक हम लेके गए, इसको H1 तक लेके गए, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब यहाँ पर मैंने उस बॉल का वेट लिया है, तो फोर्स हम वेट के टर्म्स में लेंगे mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट है। लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंस लेवल है हाइट के। कौन से हाइट के डिफरेंस लेवल है, h1 माइनस h2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है h1 माइनस h2, ठीक है। अब अगर H2 को हम ग्राउंड पर कंसीडर करें, तो H2 हाइट किसके बराबर है, 0 के बराबर, और H1 को हम जो है वो H के बराबर कर लेते हैं। तो वर्क की इक्वेशन क्या मिलेगी, वर्क की इक्वेशन मिलेगी mgh। अब mgh किसकी इक्वेशन है, mgh पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। तो आप कहेंगे
सर हमने जो वर्क डन किया है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं तब तक पानी पी लूं। अच्छा, ग्रेविटी वाला, चलें तो मैं ग्रेविटी वाला थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने ग्राउंड लेवल से किसी बॉल को लिया और सर्टेन हाइट पर रखा, ठीक है। ग्राउंड लेवल के हाइट को हम h2 कंसीडर कर रहे हैं, और जो हाइट सर्टेन पोजीशन पर लेके गए उसको हम h1 कंसीडर कर रहे हैं। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब उस बॉडी का कोई ना कोई वेट तो होगा, जो दर हकीकत उसका फोर्स ही है, तो उसको हम mg के बराबर कर देंगे, क्योंकि वेट का फार्मूला ये है। डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट के रेफरेंस से ले रहे हैं। तो mgh क्या चीज होती है? mgh तो पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि हम किसी भी हाइट पर किसी बॉडी को लेके जाएंगे, तो हम जो वर्क अप्लाई करेंगे वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा भाई, उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी भी क्लोज्ड पाथ का वर्क क्या होता है? वो जीरो के बराबर होता है। क्लोज्ड पाथ का वर्क जीरो के बराबर क्यों है, यहीं पर ही बता देता हूँ। देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर जीरो होता है? मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, मोशन इन वन डायमेंशन में। मैंने बताया था कि जब किसी बॉडी को आप किसी पॉइंट से छोड़ेंगे और सेम पॉइंट पर वापस लौटे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। चले, उसके बाद एक ये एमसीक्यूज था, तो मैंने तो इसको जनरल फॉर्मेशन में लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस चीज में। क्या कह रहा है? ये आपके बुक में भी गिवन है, देखिए। कह रहा है कि इफ आई हैव एन नंबर ऑफ ब्रिक्स, मेरे पास अगर एन नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, टू लिफ्ट ओवर वन अनदर, मैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे इसको चढ़ाता जाऊंगा, द टोटल वर्क डन बाय मी इज, तो जब मैं उस ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाऊंगा, तो टोटल वर्क डन मैं कितना करूंगा उसका फार्मूला ये है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए क्या है, हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने ब्रिक रखना शुरू कर दी। ये पहली ब्रिक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये चौथी है। मतलब चार ब्रिक्स पर हम कंसीडर कर लेते हैं, देखते हैं कि ये फार्मूला बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो हमारे पास चार ब्रिक्स हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये फोर ब्रिक्स। अब फोर ब्रिक्स के हिसाब से मुझे क्या कंसीडर करना है? मुझे यहाँ पर वर्क कंसीडर करना है। मैंने पहले बता दिया था, जब ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आप जो इस पर वर्क करते हैं वो दर हकीकत किस में कंसीडर हम करते हैं? वो हम कंसीडर करते हैं उसके रेफरेंस लेवल में। और कौन सा रेफरेंस लेवल होता है हमारे पास? हाइट का रेफरेंस लेवल होता है। तो हाइट के हिसाब से हम इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वर्क को हम कंसीडर कर लेंगे mgh के टर्म्स में। तो देखें, तो यहाँ पर मैं mgh के टर्म्स में इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हमने क्या किया है? उसके बाद हमने जो ब्रिक्स कंसीडर की है वो ब्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिक्स को हम कैसे और किस लेवल के हिसाब से जो है हम स्टेप वाइज इनको एड अप करते जाएंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास फोर ब्रिक्स हों, तो यहाँ पर फार्मूले में मैंने जो n दिया है वो n क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पर हम 4 करेंगे, पुट करेंगे, और n की जगह पर 4 माइनस टू 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे mgh के साथ। 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स जाएगी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 mgh। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 6 mgh। यानी कि अगर मैंने चार ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है, तो मैंने कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 6 mgh के बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है इस लेवल के हिसाब से। जब हम उसमें क्या करते जाएंगे, ये कुछ नंबर ऑफ ब्रिक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लेते जाएंगे। तो ये स्टेप हमारा पास कॉन्सेप्ट था इन चीजों के लिए, जो हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला याद कीजिएगा, आगे चल के एमसीक्यूज में ये काम आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दिया। चलें, उसके बाद हम करते हैं जीरो वर्क केसेस, कि हमारे पास वर्क जो है वो जीरो कैसे बन सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। देखें, कह रहा है कि पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने जीरो वर्क कंसीडर करना है, तो या तो फोर्स को जीरो कर दें या तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें। क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अगर फोर्स जीरो तो वर्क जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तब भी वर्क जीरो। तो पहला चीज क्लियर हो गई भाई। जब हमने एंगल पढ़ा था तो कौन सी एंगल पर जीरो था? 90, करेक्ट वन। उसके बाद दूसरा है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन करता है वो भी जीरो के बराबर है। क्यों? देखें, जब हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ होता है ना, तो सर्कुलर पाथ में जो बॉडी को सर्किल में घुमाने के लिए फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होता है मूवमेंट करने का, टेंजेंट टू द पाथ। अगेन दोनों के बीच में एंगल कितनी बन रही है? 90। और अगर 90 बनेगी तो अगेन क्या होगा? वर्क डन जीरो के बराबर। तो चौथा ये कॉन्सेप्ट है। पांचवें पर आए, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। बाय किसी भी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को, तो उसका जो पाथ बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? क्लोज पाथ। अगेन क्लोज पाथ का वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। ठीक है। और उसके बाद अगर हम कंजर्व्ड फोर्सेस में अगर क्लोज्ड पाथ को कंसीडर करेंगे तो क्लोज्ड पाथ में भी वर्क डन क्या होता है? जीरो के बराबर। ठीक है। तो ये 4 से 5 केसेस आपने ध्यान में रखने हैं, जीरो वर्क केसेस के, बल्कि ये 6 केसेस हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना सिंपल से हैं, तभी मैं इसको जल्दी में कवर अप करवाता जा रहा हूँ। जब एमसीक्यूज आएंगे तो हम मजीद इसको डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, पहला हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, वर्क के मुख्तलिफ फार्मूलाज बनते जाएंगे। भाई वर्क का पहला फार्मूला क्या बनता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो किसको शो करता है? वर्क को शो करता है। ये तो याद रखिए, यानी दोनों की मल्टीप्लीकेशन वर्क को शो करेगी। उसके बाद एरिया अंदर पावर एंड टाइम। पावर और टाइम की मल्टीप्लीकेशन या उसके अंदर जो एरिया होगा वो भी किसको शो करेगा? वर्क को शो करेगा। ये भी एमसीक्यू याद कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम डिवाइड कर रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। ये भी एमसीक्यूज। तीसरा एमसीक्यूज क्या है कि जो फोर्स और डेल्टा एल के दरमियान में हम एरिया बनाएंगे, वो एरिया भी किसको शो करेगा? वर्क को शो करेगा। अगेन सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास है एरिया अंडर प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं कि प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के दरमियान में जो एरिया बनता है वो भी किसको शो करेगा? वर्क को शो करेगा। तो ये 4 एमसीक्यूज आपने याद करने वर्क के साथ रिलेटेड। और अगर किसी बच्चे को एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो वो एक्सप्लेनेशन क्लियर कर सकता है इन चीज़ों में। वो लाजमी नहीं कि इन चीज़ों पर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करे, वो ज़्यादा अगर अंडरस्टैंड कर सकता है इन चीज़ों को, क्योंकि मैं प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम पर ज़्यादा फोकस नहीं करवाऊंगा, मैं जस्ट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और एमसीक्यूज ये है कि इस केस में वर्क डन क्या होगा? अगर क्लोज्ड पाथ हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क जीरो। ठीक है। लेकिन जब प्रेशर और वॉल्यूम होता है ना, तब वर्क जीरो के बराबर नहीं होता। तब दर हकीकत इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो के बराबर होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो हम क्लोज पाथ में कंसीडर कर लेंगे तो वर्क जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होता? क्योंकि वर्क वॉल्यूम की चेंज पर डिपेंडेंट है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क नहीं हो सकता। और वॉल्यूम चेंज होता है इस केस में, इस वजह से हम वर्क डन को जीरो के बराबर नहीं कंसीडर करते। ओके, सो आगे की तरफ हम चलते हैं। और आगे की तरफ हमारे पास ये है कि भाई आपने बताना है कि इस पर हमारे पास टोटल वर्क डन कितना है, और ये एरिया है किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। चलें, तो स्टेप वाइज मैं इसको थोड़ा सा छोटे हिस्सों में तोड़ देता हूँ। भाई फोर्स की वैल्यूज हैं 0, 5, 10। नीचे 0, 5, 10 तो माइनस कर लेते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट वही है 1, 2, 3, 4 एंड 5। चले, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तो ये एक शेप बन जाएगी। और इसका अगर फर्स्ट वर्क डन ढूंढेंगे तो फर्स्ट वर्क डन किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 5। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 1 से 2, तो यानी 1 का चेंज आया है, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 5 जूल्स, है ना? 5 जूल्स क्यों आया? रीजन क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो 1 से 2 हुआ है, तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद सेकंड वर्क डन देख लेते हैं। इसका इसका वर्क डन कितना आएगा? ये 10, ये 2 to 3 हुआ है तो ये 10 जूल हो जाएगा। तो सेकंड वर्क डन हुआ 10 जूल, है ना? थर्ड वर्क डन यहाँ पर आते हैं तो ये 3 से 4 हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी 10 हुआ है, तो थर्ड वर्क डन होगा -10। -10 +10 खत्म हो गया, यहीं पर ही खत्म करते हैं। बाकी 5 जूल बचा। अच्छा, यहाँ पर कितना है? 4 से 5, और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन 4, तो 5 जूल हुआ है। तो टोटल वर्क डन में इन हमको क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे तो ये तो खत्म हो गए, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10 जूल्स हो जाएंगे। ऑप्शन है 10 जूल्स। देखिए, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका वर्क डन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो दोनों खत्म कर देंगे सेम अमाउंट से। तो इसका बचा और इसका बचा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वी गॉट द वर्क डन देयर। हमें यहाँ पर उसका वर्क डन का आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद हम कुछ बेसिक
केसेस पढ़ लेते हैं वर्क के साथ, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वर्क सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आए, वर्क कुछ और फार्मूला से भी बन सकता है। तो दूसरे हम फार्मूला देख लेते हैं। अब हमारे पास फार्मूला कैसे बनेंगे इनके, देखें। सबसे पहला फार्मूला ये है कि अगर हमने वर्क डन फाइंड करना हो जबकि हमारे पास टाइम हो किसी भी मास का और उसकी एक्सेलरेशन गिवन हो, किसी भी मास का गिवन टाइम हो मूव करने में और उसकी एक्सेलरेशन गिवन हो, तो हमें वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, आप पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और डिस्प्लेसमेंट में थर्ड इक्वेशन क्या होती है, VIT प्लस 1/2 AT², करेक्ट। और अगर मास स्टार्ट हुआ है रेस से तो VI किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। बाकी क्या बचा, MA सेम, और यहाँ पर बचा 1/2 AT²। अब A को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 MA²T²। ये कहाँ पर यूज करेंगे, जब मास, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन, ठीक है। अब इसका एक और रिलेशन भी हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर, ओके। MCQ कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। दूसरा रिलेशन देख लें। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, दूसरा रिलेशन ये कहता है कि वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यानी F की जगह पर हमने वही फोर्स ही रखा, F ही रखा, और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हमने क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हमने 1/2 AT² रखा, वही सेम। ये कहाँ से आएगा, VIT प्लस 1/2 AT² से आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स को हमने एज इट इज रखा और 1/2। अब एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, फोर्स अपॉन m लिखेंगे, क्यों, क्योंकि F किसके बराबर होता है, m इंटू ए। तो A किसके बराबर हो जाएगी, F डिवाइडेड बाय m। तो एक्सेलरेशन की जगह पर लिखेंगे F डिवाइडेड बाय m। अब F को F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F² डिवाइडेड बाय m इंटू T²। अब यहाँ पर अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, टाइम स्क्वायर। तो टाइम अगर 2 गुना हो जाएगा तो वर्क 4 गुना, टाइम 3 गुना हो जाएगा तो वर्क 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आपने याद करना है। तो ये दो रिलेशन याद कीजिएगा, एक ये एक ये, बड़े सिंपल से रिलेशन है, आप खुद भी डिटरमाइन कर सकते हैं इनको। लेकिन मुझे इस पर आगे चल के MCQs करने हैं, तभी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। उसके बाद एक और रिलेशन होता है वर्क डन का, और वो होता है इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। भाई अगर दो जो है ना वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट चाहिए तभी हम वर्क फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये फोर्स की गिवन वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट की गिवन वैल्यू है, हमें वर्क पूछा गया है MCQs के अंदर। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, याद रखिए डॉट प्रोडक्ट होती है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2I, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 2I प्लस 3J माइनस K। और डिस्प्लेसमेंट की कितनी गिवन है, 4I माइनस J। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो जाएगा, 8I, और I डॉट I किसके बराबर होता है, 1 के, करेक्ट 1। प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 3J डॉट J 1 के बराबर हो गया। और K वाला टर्म यहाँ पर नहीं तो हम K को 0 पुट कर देंगे या खत्म कर देंगे। और अगर 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 जूल्स। तो 5 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई क्वेश्चन है अभी, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास आई थिंक ये लास्ट केस होना चाहिए, और ये है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके, ये रहा वर्क डन इन इंक्लाइंड सरफेस। बेटा इंक्लाइंड सरफेस क्या होता है, इंक्लाइंड सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो छोट मतलब मुड़ा हो। जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, अगर इस सरफेस को हम ऐसे कर देते हैं तो ये हमारे पास इंक्लाइन बन जाता है। थोड़ा सा साइड से कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमारे पास ये एक मास है, वेट मास है, जिसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है mg। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने एस के बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक आया तो बदले में क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लेकिन वेट इस डायरेक्शन में होता है, तो हम वेट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं उसके कंपोनेंट्स में। एक ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा। ये वाले कंपोनेंट परपेंडिकुलर है अगेन, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, mg sin थीटा, करेक्ट वन। और ये पैरेलल है तो यहाँ पर mg cos थीटा रखेंगे। तो mg cos थीटा खत्म हो जाएगा, बाकी mg sin थीटा बचेगा। तो वर्क बराबर हो जाएगा mg sin थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो वो कवर करेगा। तो ये चीज यहाँ पर हुई क्लियर। तो इंक्लाइंड प्लेन में वर्क डन की जगह पर हम sin थीटा यूज करते हैं, cos थीटा यूज नहीं करते, याद रखिएगा, ओके। सो हाँ, अब MCQs की तरफ चलते हैं, मूवमेंट, ओके। तो MCQs आ गए हमारे पास। पीछे वाला टॉपिक समझ आए, चले मैं अच्छा इंक्लाइन प्लेन को मैं एक मतलब एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि अगर इंक्लाइन प्लेन ऐसे आ जाए ना तो उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा। चले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये इंक्लाइंड है, यहाँ पर वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है mg। अब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया s, तो यहाँ पर इसका वेट लगा, लेकिन वेट हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है तो ये mg है।
तो ऐसे mg को हम परपेंडिकुलर करके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, थीटा एंगल बन रही है। तो एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। इस वाले कंपोनेंट में हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, और इस वाले कंपोनेंट में कॉस थीटा लगाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में तो mg साइन थीटा है ना, तो हम यही पर यही केस यूज करेंगे। तो mg साइन थीटा हम यूज करते हैं, यानी यहाँ पर वर्क किसके बराबर होगा, वर्क बराबर होगा mgd, d इज अ डिस्प्लेसमेंट, और ये साइन थीटा उसकी गिवन एंगल है, जो मैंने पहले बता दिया था एंगल को बंद करके, वही साम कॉन्सेप्ट। अब समझ आया? ओके, तो चलिए हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r। एक बॉडी है जो सर्किल में घूम रही है, जिसका रेडियस कितना है, r सर्किल का, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो फोर्स उस पर ये लग रहा है। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन यही होती है mv²/r। तो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। बाय सेंट्रीपिटल का फोर्स क्या, वर्क डन क्या होता है, 0। सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, खुद ब खुद स्टेटमेंट देता जाएगा। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर, इसको मैं 2 में कर लेता हूँ। चले, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच आर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। भाई फोर्स का यूनिट और लेंथ का यूनिट 4 गुना बढ़ा दे, तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय। एनर्जी वर्क में हम पढ़ सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब वर्क करेंगे तो एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के यूनिट को 4 गुना बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को भी 4 गुना, तो 16 टाइम्स। समझ आ गया? ओके, अब मैन पुशेस द वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट। मैं धक्का लगा रहा हूँ वॉल को, दीवार को, लेकिन दीवार नहीं चल पा रही, तो इसका क्या मतलब हुआ, वर्क क्या हुआ, नॉट वर्क, नो वर्क एट ऑल। समझ आ गया? ओके, ये पास पेपर के साथ रिलेटेड थे, तो मैं इसी वजह से इन चीजों को जो है ना सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ओके, अनदर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4। उसमें कह रहा है कि द सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई टू स्टॉप अ ट्रेन। एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ट्रेन को स्टॉप करने के लिए। द ट्रेन स्टॉप्स आफ्टर 80 मीटर। 80 मीटर के बाद वो ट्रेन क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। इफ द स्पीड इज डबल्ड, अगर स्पीड डबल हो जाए, देन द डिस्टेंस विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं आपको ना डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ इस चीज को समझने के लिए। देखें, याद रखिएगा कि रिटार्डिंग वाली कंडीशन में, रिटार्डिंग फोर्स वाली कंडीशन में जो डिस्टेंस होता है ना, वो स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिटार्डिंग वाली कंडीशन में जब रिटार्डिंग फोर्स पॉइंट लगे, तो यहाँ पर एन भी लिख लेता हूँ, ये याद रख लें, रट्टा लगा लें, कुछ भी कंसीडर कर लें। जब रिटार्डिंग फोर्स की कंडीशन आ जाए ना, तो डिस्टेंस और स्पीड के स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। अब अगर स्पीड को डबल किया जाए, यानी इस वी स्क्वायर को हम डबल कर दें, तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी उसका जो डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 80 का 4 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 320। समझ आ गया? हाँ, तो रिटार्डिंग वाली कंडीशन में ये है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड स्क्वायर। भाई दो डिस्टेंस कंसीडर कर लें, ये मैं कर लेता हूँ। देखें, s2 डिवाइड बाय s1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, v2 डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। ओके, अनदर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी है जो वो 10 मीटर के डिस्टेंस पर जा रही है, ट्रेवलिंग स्ट्रेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। वर्क डन 25 जूल है, तो एंगल कितनी बनेगी। चलिए, अब देख लीजिएगा। देखिए, बहुत मरतबा आ चुका है एनसीईआरटी में, इनमें सब कुछ आ चुका है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। वर्क बराबर होता है किसके, एफ डी कॉस थीटा के। साइन थीटा नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। ऐसी कंडीशंस में आपने साइन थीटा नहीं बल्कि कॉस थीटा लगानी है। अगर आपके जहन में ये है कि सर हम साइन थीटा लगा दें, नहीं, वो अगर कंडीशन देगा तो वो गिवन एंगल की फिगर देगा, तो उसके हिसाब से साइन थीटा हम पुट करेंगे। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर हो जाएगी वर्क डिवाइडेड बाय एफ डी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क कितना गिवन है, वर्क है 25, और फोर्स कितना गिवन है, फोर्स है 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, डिस्प्लेसमेंट है 10। इसकी टेबल इस पर कितने मरतबा आ जाएगी, 5 मरतबा। 5 की इस पर 2 मरतबा। तो थीटा किसके बराबर हुआ, थीटा बराबर हुआ कॉस इनवर्स 1/2। और अगर कॉस इनवर्स 1/2 लगाएंगे तो कितने की एंगल बनेगी, कॉस इनवर्स 1/2 में 60 डिग्री की एंगल बनेगी। समझ आ गया? चलें भाई, इजी था, इतना मुश्किल नहीं, पक्का। ओके, हाँ, कह रहा है कि यू लिफ्ट a heavy book from the floor to the room, फ्लोर से रूम की तरफ जाते हैं, keep it in bookshelf having a height of 2 meter. In this purpose you take 5 seconds. The work done by you will be depend upon, किस पर डिपेंड करेगा, mass of book and time taken, weight of book and height of the bookshelf and time taken, and mass of the book beneath the bookshelf and time taken, ऐसा ही कुछ है। चले, मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन सी है भाई, क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी।
और पोटेंशियल एनर्जी, भाई किसी चीज को उठाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी की नीड होती है ना, तो वो किसके बराबर होती है, mgh। तो mg वेट है और h उसकी क्या है, हाइट है। तो सॉरी सी नहीं बल्कि बी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा, वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कहता है कि जो बॉडी है उसका मास m kg है, उसको हमने लिफ्ट किया किसी भी पर्सन ने, हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकेंड। Another man lifts the same mass to the same height in 60 seconds. Work done of them will be the ratio of। भाई वर्क डन जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, पावर टाइम पर डिपेंड करता है, वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अगर वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता इट मींस इट बिकम्स 1:1, तो उसका 1:1 ही हो जाएगा, सेम ही होगा दोनों का। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, याद रखिएगा ये चीज। पावर जो है ना वो टाइम पर डिपेंड करती है। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो वर्क क्या होगा, भाई डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आई वाले आई के साथ और जे वाले जे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10, प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 3, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो प्लस 7 जोल्स, माइनस तो नहीं आएगा, प्लस 7 जोल आ जाएगा। चले उसके बाद नेक्स्ट मूव करते चल रहे हैं, ये वाला क्या कहता है कि बॉडी ऑफ मास 10 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ, फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर्स। 10 मीटर की हाइट से वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो क्या होगा, सबसे पहली बात ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर वर्क डन करेगा, मैं देख लेता हूँ एक मरतबा कंफर्म कर लूँ हाइट को, तो हाँ हाइट 10 मीटर है। तो जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड वो कौन सा करेगी, टुवर्ड्स द फील्ड, तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अब या तो ऑप्शन ये है या तो ऑप्शन ये है। ठीक है, तो चले mgh का फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। mgh मास कितना है 10, g की वैल्यू कितनी है 9.8, हाइट कितनी है 10। चले और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना हो जाएगा 980। तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वो जमीन की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड खुद उस पर वर्क कर रही है, तो वो पॉजिटिव होगी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर है, जल्दी से बता दें। इस वर्क डन, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि वर्क डन पुलिंग अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 2 किलो न्यूटन फॉर लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। देखिए इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इंक्लाइंड प्लेन में वर्क किसके बराबर होता है, मैंने बताया था, हाँ एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो डी थी। ठीक है, अब उसका एम जी मतलब उसका वेट ही है 2 किलो न्यूटन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, और यहाँ पर हम पुट करेंगे साइन 15 डिग्री, और डिस्प्लेस यानी लेंथ डिस्प्लेसमेंट जो भी कंसीडर कर लें वो 10 मीटर की है। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो होगा वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, और उसके आपने इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, देखा ना इसका, तो 12 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होना चाहिए, यानी कि 5.17 किलो जूल्स। मतलब फोर्स को वो जो है ना वो किलो न्यूटन में ही रखा है, किलो जूल्स में उसका आंसर निकालेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, प्रोड्यूसेस द डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय दिस फोर्स। भाई वही ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो देखें इसमें जे है, इसमें जे नहीं है, तो जे को 0 पुट कर देंगे, मैंने पहले बताया था। इज इट क्लियर, तो इस 13 का जो आंसर है वो डी करेक्ट आंसर है, तो मैं इसको मजीद सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको पता है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे 14 नंबर पर। 14 नंबर इजी था, इतना नहीं था डिफिकल्ट, मैं पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। कह रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 15 केजी मास पर जो इनिशियली रेस्ट में है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन। अब टाइम का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, तो अब वर्क का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या चीजें, फोर्स गिवन है, उसके बाद हमारे पास टाइम गिवन है, फर्स्ट सेकंड और मास भी गिवन है, तो वर्क का फार्मूला यूज करेंगे एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, जो मैंने पहले समझाया आपको। एफ स्क्वायर यानी फोर्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, टाइम 1 सेकंड है तो ये 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मास, मास कितना है 15 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 30, टेबल लगाएं 5 की, इस पर 5 मरतबा, इस पर 6 मरतबा, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 जूल्स। समझ आया, तो वो ऐसे एमसीक्यूज देगा, तभी मैंने आपको पहले ही वो फार्मूला क्लियर करवाया था इसका। चलें उसके बाद हमारे पास 23 है। 23 हमारे पास एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वर्क डन अगर 0 है तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। चले मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, इसके मेथड के मुताबिक आई थिंक इसके अंदर एक और एमसीक्यूज भी है, तो वो आप जो है ना इसको सॉल्व करेंगे खुद ब खुद। चले
मैं इसको जो है वो साइड से कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। चलें, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये देखते हैं, 6i + 2j - 3k, और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वर्क 0 है, तो x की वैल्यू चाहिए, तो वर्क की जगह पर मैं 0 पुट कर देता हूँ। बाकी उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट को। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि i वाले i के साथ और j वाले j के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना हो जाएगा -6, -3 इज इक्वल टू +x, तो ये हो जाएगा -3x। अब 0 इज इक्वल टू 12 -6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6, -3x, ये प्लस का 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो -6 इज इक्वल टू -3x, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 6/3, तो इसका आंसर आएगा 2। 2 है, चलें ये देख लें डी, तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वर्क की जगह पर आपने 0 पुट कर देना है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी आई वाले आई के साथ तो जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ, और अगर कोई टर्म ना हो तो उसकी जगह पर आप 0 पुट कर देंगे। चलें, इसके मतलब एक और एमसीक्यूज आएगा तो उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसको आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि हमने पार्टिकल को जो है इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक मूव करवाया, ए फोर्स लगा के, तो वर्क डन चाहिए। देखिए पोजीशन की चेंज चाहिए, तो ये मैं पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में बता चुका हूँ कि वो होती है हमारे पास R2 - R1, उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, और 24 में का जो ऑप्शन है वो ए है, यानी 100 जूल इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 25 में देखें, इसमें कह रहा है कि फोर्स ये है, किसी पार्टिकल लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये कवर हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में, और वर्क कितना है 6 जूल का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सेम मेथड जो प्रीवियसली, पहले 0 था, अब 6 जूल दे रहा है, तो 6 को बराबर करने के दोनों की मल्टीप्लीकेशन के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 तो कितना हो जाएगा -12, सी मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा +2c, और ये हो जाएगा प्लस इंटू ये हो जाएगा +6, तो -12 +6 कितना आंसर आएगा इसका -6, ठीक है। तो यहाँ पर बना 6 इज इक्वल टू -6 +2c, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू 12, तो c किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। देखते हैं इसका ऑप्शन है या नहीं। 6 ऑप्शन है सी। तो इसी के साथ ही वर्क का टॉपिक होता है कंप्लीट। कनेक्टेड रहिएगा, मैंने एनर्जी का टॉपिक भी जो है वो अपलोड करना है। चलें, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।